बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कहते हैं अल्लाह ताला के उस बबरकत नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जी सामीन, आप सुन रहे हैं FM 101 सियालकोट। मेरा नाम है आज फ़ाकिया कमर और आज FM 101 सियालकोट के तवस्सुत से हम एक खसूसी कमर्शियल प्रोग्राम जो है वो लेकर हाज़िर हुए हैं। ये खसूसी कमर्शियल प्रोग्राम जो है इसको KZ कंपनी की जानिब से स्पॉन्सर किया गया है और ये हड्डियों के मसाइल और इनके दर्द का आगाही प्रोग्राम है, जिसमें हमारे साथ आज मौजूद होंगे अल शेख हॉस्पिटल सियालकोट के मायानाज डॉक्टर मोहम्मद अमजद जंजुआ MBBS MS ऑर्थोपेडिक। लेकिन इस नशिस्त को बाकायदा इसका आगाज़ करने से पहले अपनी टीम का तारुफ जो है वो मैं आपसे लाजमी करवाना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के अलावा हमारी टीम जो है उसकी खदमात भी इसमें शामिल हैं, जिसमें शामिल है हमारे स्टेशन डायरेक्टर अहमद रज़ा आमिर चीमा, हमारे सीनियर प्रोड्यूसर हैं आबिस रज़ा काज़मी, हमारी प्रोग्राम प्रोड्यूसर है मैडम अंजुम चौधरी और इंजीनियरिंग के फ़राइज़ जो हैं वो मंसूर मलिक साहब सर अंजाम दे रहे हैं। तो जनाब, आज हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमजद जंजुआ मौजूद हैं, जिनसे आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। आज का ये खुसूसी प्रोग्राम जो हमने रखा है इसके अंदर हम हड्डियों के मसाइल के बारे में ही बात करेंगे। आपके तमाम मसाइल जो हैं यकीनी तौर पे आपको तमाम सवालात के ज़रिए उनके जवाब मिलेंगे। तो सबसे पहले हम अपने मेहमान को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तो FM 101 सियालकोट की पूरी टीम आपकी शुक्रगुजार है कि आप अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाल कर आए और यहाँ पे मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है जो हमने निश्चित रखी है, ये खसूसी तौर पे आपसे रखने का बुनियादी मकसद ही यही था कि हम अपने सामीन तक बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके ज़रिए से पहुँचा पाएँ। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है कि लो बैक पेन जो है वो क्या है? आम तौर पे हम ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुनते हैं, हर कोई आजकल इस चीज़ का शिकार है। तो हमारे सामीन को बताइए कि लो बैक पेन बुनियादी तौर पे है क्या? जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, लो बैक पेन का ऐसा है कि अगर ये लो बैक है इसका मतलब है कि ये अपर भी है और ये उससे भी अपर भी है, ठीक है जी। लो बैक मीन्स के आपका बैक का जो लोअर पार्ट है उसके अंदर अगर वहाँ से अगर कोई पेन आ रही है, कुछ हो रहा है, तो उसको हम लो बैक पेन कहते हैं, ठीक है ना। बेसिकली जो हमारी टोटल बैक है जिसके अंदर हमारी आती है नेक आती है, हमारा बैक ऑफ द चेस्ट आता है, हमारा बैक ऑफ द एब्डोमेन आता है और हमारा जो कूलों का पिछला हिस्सा है, ये सारी बेसिकली बैक में आता है। लेकिन जो स्पेसिफिकली जो ख़ास तौर पे जिसको कहा गया है कि जी ये लो बैक पेन, वो है आपका लोअर एब्डोमेन और उससे जो आपका पेल्विक एरिया की जो है बैक एक है उसको बेसिकली बैक एक कहा जाता है। ओके। तो सर, आप मुझे ये बताएं कि आपके मेडिकल कैरियर के दौरान आप मुझे ये बताएं कि कमर के दर्द जो हैं उसके बेशुमार वाक़यात होते हैं, बहुत सारे उसके सिम्टम्स होते हैं। तो आपके पास किस किस्म के वाक़यात आते हैं, किस किस्म के पेशेंट्स आपके पास आते हैं जो कमर की दर्द का शिकार होते हैं? जी, उसमें ऐसा है कि कुछ पेशेंट्स आते हैं, वो आके ये कहते हैं कि जी हम बैठ के जब खड़े होने लगते हैं तो हमसे एकदम से खड़ा नहीं हुआ जाता, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली हमें जो है ना वो खड़े होना पड़ता है। ओके। सेकेंडली कुछ पेशेंट्स आते हैं टांगों में दर्द है जी, जी जी, हमारी टांगों में दर्द है, मुख्तलिफ मेडिसिन खा रहे होते हैं, बट दे डोंट नो कि उनको पता नहीं होता कि जी ये दर्द जो है ये बेसिकली इसका जो स्टार्ट है वो बैक है बेसिकली, ओके। वहाँ से जो है ना उसको ये पेन आ रही है, ठीक है। कुछ पेशेंट्स आते हैं वो आके कहते हैं जी हमारी टांग जो है ना ठंडी हो जाती है, रात को सोए हुए हैं ठंडी हो जाती है, या कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं कि जी हम नमाज के लिए झुकते हैं तो हमारे कमर में दर्द स्टार्ट होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये आजकल मौजूदा दौर में ये बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर, आप ये बताएं कि इसमें लो बैक पेन में क्या कमर में इंजेक्शन जो है वो भी किसी ज़िम्रे में आता है? जी कमर में इंजेक्शन जो है ना ये अक्सर आती हैं खवातीन जो प्रेगनेंसी के बाद आती हैं या यानी कि सी सेक्शन के बाद आती हैं, तो वो आके यही कहती हैं जी हमें जी टीका लगा था, जी जी, तो उसके बाद हमारी दर्द नहीं गई। जी जी। बेसिकली ये अमूमी तौर पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा। ठीक है ना। वो जो इंजेक्शन लगाया जाता है बेसिकली वो एक सेफेस्ट एक बेहोशी का वो ज़रिया है, जिसमें पूरे जिस्म को बेहोश नहीं किया जाता, सिर्फ लोअर पार्ट को बेहोश किया जाता है ताकि पेशेंट का इजीली जो है सेक्शन हो सके और पेशेंट जो है ना जो मुकम्मल बेहोशी की जो उसकी जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो उसकी मुश्किलात हैं उससे दूर की जा सके, उससे बच सके। तो मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि कमर में इंजेक्शन जो है वो बेसिकली कोई इफेक्ट नहीं डालता? नहीं, उसका ये मिथ बना हुआ है, दिस इज टोटली एक वहम है लोगों का। हाँ ऐसे ही है। वो बेसिकली होता है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर क्या होता है, प्रेगनेंसी से पहले भी जिनको बैक एक स्टार्ट होती है, जी। प्रेगनेंसी के बाद भी उनकी होती है, वो रिलैक्सन होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है, उसकी वजह से ना वो फिर
पेन उनको होती है, अदरवाइज इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है कमर के इंजेक्शन के साथ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़े मुफस्सल अंदाज में जवाब दिया और ये सवाल का जवाब जो है ये यकीनन हमारे सामीन के दिल को छू गया होगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे माशरे में। और शायद इसी चीज़ को देखते हुए किसी शायद ने भी क्या खूब कहा है कि हद दर्द की दुआ नहीं होती दुआ खाने में, हद दर्द की दुआ नहीं होती दुआ खाने में, कुछ लोग मसीहा होते हैं दिल के फसाने में। तो बिल्कुल जनाब, आप जैसे अगर डॉक्टर मौजूद हों और लोगों की इसी तरह के वहम जो हैं वो दूर करते रहें तो यकीनन हमारे माशरे में कोई भी जो है वो बीमार ना रहे, सारे सेहतमंद ही हो जाएं। तो सर, लो बैक पेन की बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजूहात हैं? हाँ जी, इसकी वजूहात जो हैं किताबों में बहुत सी लिखी गई हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल। जिनके अंदर एक इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक का मतलब होता है कि जिसमें कोई रीज़न अभी तक अप्रूव नहीं हो सकी, ठीक है ना। उसके अलावा आपके आ जाती हैं पोस्चर, ठीक है ना, कि आपका पोस्चर ही ऐसा है, आप सही तरह से नहीं बैठ रहे। पोस्चर को थोड़ा सा अगर आप डिफाइन कर दें हमारे सामीन को समझने में अगर आसानी हो जाए। हाँ जी, पोस्चर ऐसा है कि जैसे आजकल के दौर में जैसे मोस्ट लाइकली हम लोग टीवी जो है ना, हमारे टीवी हॉल से निकल के जो है ना हमारे एलसीडीज़ लग गई हैं, कमरों में लग गई हैं, और सेकेंडली हम जो है ना मोबाइल का यूज़ जो कर रहे हैं, इससे ये है कि जब अब हम एक ही पोस्चर में बैठ के टीवी देख रही हैं या हम बेड पे बैठ के टीवी देख रही हैं, डिफरेंट एंगल बना के पीछे तकिए रख के, तो वो क्या कहता है कि वो क्या चीज़ करती है कि वो आपका मसल स्पैज्म कर देती है। मसल स्पैज्म का मतलब है कि पट्ठों का अकड़ाव कर देती है। ओके। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो अक्सर पेशेंट्स को, इवन मैं देखता हूँ कि इस वक्त यंग हमारी जितनी जनरेशन आ रही है उसमें जी ये कमर की दर्द के बड़े इशू आ रहे हैं, गर्दन की दर्द के इशू आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। गर्दन की दर्द तो वाकई बहुत ज़्यादा, ये बात मुझे भी होती है, इसके बारे में भी ज़रा बताएं। जी बिल्कुल, वो ऐसा है कि वो बेसिकली आपका पोस्चर ठीक नहीं है। ठीक है। आप अगर सपोज अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो आपका उसके दौरान आपका पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि आपकी गर्दन स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। गर्दन ज़्यादा झुका के आप उसको देखेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी। सेकेंडली, अगर आप लेट के टीवी देखते हैं, जैसे लेट के एलसीडी देखी जा रही है या लेट के मोबाइल देखा जा रहा है, तो उसमें आपका जितना स्ट्रेस आ रहा है आपके मसल्स पे आ रहा है वो आपकी नेक पे आ रहा है, आपके बैक पे आ रहा है, जिसकी वजह से आपको जो है ना ये प्रॉब्लम आ रही है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स यही निकलती हैं, एज सच कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम इसमें नहीं होती कि जिसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रही है। तो सर, आपने पोस्चर के बारे में तो बताया कि एक ही एंगल से मुसलसल जब हम बैठे रहते हैं और गलत एंगल से, तो उसकी वजह से हमारी जिस्म पे बहुत ज़्यादा असरात जो हैं वो मरतब होते हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर हम डाइट अच्छी कर लें तो उससे भी ये मसाइल हमारे बेहतर हो सकते हैं? ये डाइट एक फैक्टर है। तो आपका क्या ख्याल है कि कैसी डाइट होनी चाहिए या कैसी डाइट हमें लेनी चाहिए? जी, डाइट के हवाले से ऐसा है कि उसमें अगर बाकी चीज़ें तो हम हर चीज़ खा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ जो अक्सर पेशेंट से जब मैं इंक्वायर करता हूँ, उनसे हिस्ट्री पूछता हूँ कि जी आप दूध पीते हैं, तो अक्सर का जवाब होता है नहीं। हाँ, ठीक है जी। वो जी किसी को दूध बादी लग रहा है, हाँ, किसी को दूध हजम नहीं आ रहा, किसी को स्मेल आ रही है, किसी को जी वो लूज मोशन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और दूध से डरी हुई आवाम है, बिल्कुल ऐसे ही है, सब लोग दूध से डरे हुए हैं, किसी को रेशा हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हमारी हड्डियों को, हमारे पट्ठों को कैल्शियम की ज़रूरत है। तो बेस्ट सोर्स जो है, जो हमें बेहतरीन सोर्स मिलेगा वो है फ्रॉम मिल्क, वो दूध से आएगा। यानी कि हम जितनी मर्जी कैल्शियम की गोलियां खा लें वो असर नहीं करेंगी जब तक हम दूध का एक गिलास कम से कम ना पिए। एटलीस्ट देखें, जो मैं पढ़ रहा था, रिसर्च आई है कि 1 कप ऑफ मिल्क वो आपकी डेली की कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। ठीक है ना, ठीक है। तो वो क्या है कि इसमें, और फिर मैंने अक्सर देखा है कि हमारी जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, फीड करवाती हैं, वो क्या कर रही हैं, बच्चों को दूध पिला रही हैं लेकिन खुद नहीं पी रही। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ क्या कर रही है, ये चीज़ क्रिएट कर रही है नेगेटिव बैलेंस इन द बॉडी, ठीक है। जब वो नेगेटिव बैलेंस आएगा तो उसके असरात फिर होंगे कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, जगह जगह बॉडी एक्स। ख़वातीन में तो बहुत कॉमन। अच्छा, ख़वातीन में ही क्यों है ज़्यादा, आपको क्या लगता है? हाँ, उसकी बड़ा आपने वैलिड क्वेश्चन किया है इसमें कि ख़वातीन को क्यों है। असल में ख़वातीन बहुत मराहल से गुजरती हैं, ठीक है ना। आफ्टर मैरिज फिर उन्होंने ज़चगी के मराहल से भी गुजरना है, फिर उन्होंने लैक्टेशन के मराहल से भी गुजरना है, ठीक है। तो इससे क्या है कि वो अपनी जब एक प्रेगनेंसी के बाद अपनी बॉडी की दोबारा बिल्ड नहीं करेंगी तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी, हाँ, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है कि फिर वो जो एक कमी रह गई थी वो उसी तरह से रह जाएगी। तो अगली में फिर प्रेगनेंसी में वो फिर कमियां स्टार्ट हो जाएंगी। सेकेंडली क्या चीज़ है इसमें
कि ख़वातीन में ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी होता है स्टार्ट, जिसको हम हड्डियों की कमज़ोरी कहते हैं। ठीक है। वहाँ पे ख़वातीन में जल्दी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। क्योंकि उनके हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाते हैं 40-45 की एज के बाद। ठीक है। तो इसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, उसको ना जैसे मीनोपाज होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि वो जो है ख़वातीन की बोन्स है वीक होना शुरू होती हैं। वो क्या करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, जिससे आपकी हड्डियों की जो होती हैं, जिसको खाई ज़्यादा जा रही हैं, बन कम रही है, ठीक है ना, और ऊपर से दूध भी ना पिया जाए। हाँ, ऊपर से दूध भी ना पिया जाए, तो वो क्या होता है कि ये समझ लें कि वो एक एडिटिव इफ़ेक्ट आता है कि वो मज़ीद कमज़ोरी की तरफ ख़वातीन जो है ना जा रही हैं, जबकि आदमियों के अंदर जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो स्टार्ट होता है 70 के बाद। जी, बहुत शुक्रिया सर। सामीन, अभी हमें जाना है न्यूज़ ब्रेक के लिए इस्लामाबाद, और ख़बरों के बाद हम यही सिलसिला जो है इसको जारी और सारी रखेंगे। जी सामीन, एक बार फिर से हम अपना सिलसिला जो है उसको वहीं से जारी और सारी रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर मोहम्मद अमजद जंजुआ, जो कि MBBS MS ऑर्थोपेडिक हैं और अलशेख हॉस्पिटल सियालकोट में ये कई सालों से अपनी खदमात जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो सर, मेरा अगला सवाल जो है वो आपसे ये है कि आर्थराइड जो है वो क्या है और इससे बचाव जो है वो कैसे मुमकिन है? आर्थराइटिस, यस जी, आर्थराइटिस बेसिकली ये जो है ये इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स की। इसको कहते हैं कि जॉइंट्स के अंदर सोजिश हो जाना, ठीक है ना। ये इसमें अकॉर्डिंग टू एज जो है ना हम इसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है ना। यानी कि बच्चों में जो आर्थराइटिस आता है उसमें जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ जाता है, जो कि ऑटोम्यून आता है, जो बच्चों में आता है, ठीक है। जो बड़ों में आता है उसके अंदर जो है ना मल्टीपल ऑटोम्यून डिजीज़ आती हैं, ठीक है, जिससे ये आपका आर्थराइटिस होता है, ठीक है। और जो ओल्ड एज में है, बेसिकली ओल्ड एज में दैट इज़ एज रिलेटेड, उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, कि हड्डियों का भुरना स्टार्ट हो जाता है, आपके जॉइंट्स की जो सरफेस है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, हाँ, घिसना शुरू हो जाते हैं। आम जुबान में जिसको कोई उसको कहता है जी झिल्ली ख़राब हो गई, कोई कहता है जी अंदर मिक ख़त्म हो गई है उसके अंदर, ठीक है ना, मुख्तलिफ नामों से इसको जो है ना वो लोग जो है ना वो अपना वो पेश करते हैं। लेकिन इसमें होता ये है कि इसमें आपकी आर्थराइटिस में ये होता है कि जो अंदर जो जॉइंट्स के दरमियान में जो झिल्ली होती है वो इन्फ्लेमेशन में चली जाती है, यानी कि उसमें सोजिश हो जाती है। उसकी वजह से वो सोजिश जब आती है तो वो फिर पेन स्टार्ट हो जाती है। तो ये पेन फिर जो है ना पेशेंट्स को, जुवेनाइल अगर बच्चों में है तो वो बच्चे आते हैं हमारे पास जॉइंट्स की स्वेलिंग के साथ। अगर मिडल एज हैं जिनमें एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और डिफरेंट ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं वो आते हैं, उनको पेन्स वगैरह होती हैं, चलना मुश्किल हुआ होता है। और इसी तरह से ओल्ड एज में जो आते हैं टेढ़े मेढ़े चल के आ रहे होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से नीज़ में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, नीज़ को, हिप को बहुत कम करता है, शोल्डर्स को कम करता है, लेकिन नीज़ ज़्यादा अफेक्ट होती है, ठीक है। तो इसमें ओल्ड एज में जाके फिर दूसरा ये है कि इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर है, दैट इज़ योर ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा एक ऐसी चीज़ है कि इसने हर जो है ना दूसरे आदमी को इसने परेशान किया हुआ, जिसकी वजह से कि ये आर्थराइटिस, और इस मोटापे की वजह से मैं देख रहा हूँ कि फीमेल्स जो हैं हमारी ये 30-35 की एज में, ये क्योंकि किताब ये कहती थी जी 45-50 के बाद जाके ये आर्थराइटिस स्टार्ट होगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस में कि ये 25 की एज में भी मैंने लोगों को देखा है, फीमेल्स को जी आर्थराइटिस स्टार्ट हुआ, 30 की एज में भी मैंने देखा, ठीक है। और उसकी रीज़न ओबेसिटी है, दूसरा घरों का छोटा हो जाना और ऊंचे ऊपर की तरफ चले जाना, यानी कि सीढ़ियाँ, शादी के बाद ही हमें कमरा इस ऊपर मिला जी, सीढ़ियाँ ज़्यादा उतरना चढ़ना, उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक हो गया। बिल्कुल यही बात मैं भी कहने वाली थी कि पहले ये होता था कि एक मखसूस उम्र में हम जब पहुँचते थे, बुढ़ापे की एक उम्र आती थी, तो तब भी बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो लाहक होती थी, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि बीमारी की कोई उम्र नहीं है। तो बिल्कुल यही कहा जाता है कि सेहत जो है वो एक नेमत है, और डॉक्टर हमेशा से मुहाफ़िज़ रहे हैं जो इस नेमत की निगरानी करते हैं। और आज बिल्कुल हम आपसे इसी हवाले से बात कर रहे हैं। और लो बैक पेन की हम जब बात कर रहे थे तो उसकी एहतियाती तदाबीर आपकी नज़र में क्या है? हाँ, उसकी एहतियाती तदाबीर में भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जो आपने करनी है, ठीक है। उसमें सबसे पहले है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब कि अपने ज़िंदगी का अंदाज़, गुजारने का अंदाज़ कुछ बदलें, ठीक है। वो कैसे? अगर आप फ़र्ज़ करें कि लेट के टीवी देखते हैं तो बैठ के देखें, क्योंकि इसको देखना ही बैठ के चाहिए, ठीक है, लेट के मत देखें। इसी तरह से अगर आपका घर सीढ़ियों वाला है तो कोशिश करें कम से कम उतरे चढ़ें। अच्छा। बड़ा ज़रूरी काम है, जाएँ छत पे, बड़ा ज़रूरी। और अगर आप ओवरवेट हैं, दैट इज़ मोस्ट जो है ना डेंजरस थिंग, कि अगर आपका अपने कद के, अपने हाइट के हिसाब से वेट ज़्यादा है तो ये आपको तंग करेगा, ठीक है ना।
दूसरी इसमें आपकी आ जाती हैं डाइट में आपने जैसे मैंने पहले बताया था कि आपने दूध पीना है लाजमी, ठीक है, दूध पिए, अपना पोस्चर ठीक करें। तीसरी चीज़ इसमें आपने एक्सरसाइज, हमारे माशरे में देखो है ना, एक्सरसाइज जो है ना वो तब करना शुरू करते हैं जब हम 50 क्रॉस करते हैं। बिल्कुल, और जब नुकसान सद से ऊपर जी बिल्कुल, यानी कि उस वक्त हम इतना चल रहे होते हैं ये समझ के कि नहीं जी तुरांगे तो असी ठीक रवांगे। बिल्कुल, ठीक है, ये कंसेप्ट अगर हम पहले कर लें, हाँ इसको पहले करना है। इसको आपने अपने 25 इयर्स की एज में स्टार्ट करें, डेली वॉक करें। चाहे वो एक बुजुर्ग के कॉल था, वो मैंने पढ़ा था कि आप रात के खाने के बाद चलें, चाहे आपको कांटों पे चलना पड़े। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए वॉक। 15 से 20 मिनट डेली वॉक करें तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो सर वॉक का कोई टाइम होना चाहिए, कोई शेड्यूल होना चाहिए कि हम सुबह करें या रात को या कभी भी? जी, उसके लिए ये है कि वो आपने अपना स्केड्यूल खुद ही तय करना है, ठीक है ना। बेहतर है कि अगर आप मॉर्निंग वॉक कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, वो इफ़ेक्टिव भी है, आपकी ऑक्सीजनेशन भी बेहतर होगी, सुबह फ्रेश एयर होती है, ऑक्सीजनेशन भी बेहतर होगी और आप सारा दिन फ्रेश रहें। अगर आपका टाइमिंग ऐसा है या आपकी जॉब ऐसी है कि आप इसमें नहीं कर सकते, तो फिर आप जब फ्री हों, शाम को, रात को, जिस वक्त आप फ्री हों, आप उस वक्त एटलीस्ट 15 से 20 मिनट अपने आप को ये टाइम ज़रूर दें कि आप वॉक करें, छोटी मोटी हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करें, तो वो बहुत सारे आप जॉइंट्स के, कमर की दर्द के, इस तरह के मसाइल से आप बच सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट एक्सरसाइज को किसी ना किसी शक्ल में अपनी ज़िंदगी में लाजमी शामिल किया जाए। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, आप दूध की बात कर रहे थे, अभी हम पहले दूध को डिस्कस कर रहे थे, तो आजकल बाज़ार का दूध जो है, पैक मिल्क जो है, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और कई घरों में तो होता ही वो इस्तेमाल है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो काबिल इस्तेमाल है? जी, इसके ऊपर ना ज़रा मेरा अपना थोड़ा सा वो एक स्टांस है जो अक्सर मैं पेशेंट्स को मैं जो ना वो कहता हूँ कि देखें, अक्सर पेशेंट आके कहते हैं, मैं जब पूछता हूँ दूध का, वो कहते हैं जी खालिस तो मिलता ही नहीं है। जी एग्जैक्टली जिस हमें तो खालिस तो मिलता नहीं, कहाँ से हम करें? बिल्कुल। फिर मेरा एक क्वेश्चन होता है कि जी आप ये बताएं कि वो जो दूध आपके घर में आ रहा है, बेशक पानी मिला आ रहा है, क्या उसमें मलाई आती है? सेकेंड थिंग, क्या आप उससे घी बनाते हैं? हाँ, देसी घी घर पे बनाते हैं। बिल्कुल। अगर तो सुनने वाले अगर इस चीज़ के ऊपर गौर करें, मेरे बहन भाई जो भी सुन रहे हैं, तो अगर तो उस दूध से वो घी घर में बन रहा है, इसका मतलब है वो दूध ठीक है, खालिस था, ठीक है ना। देखिए, पानी मिलाना उसके अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स को चेंज नहीं करता। हाँ, उसके इंग्रेडिएंट्स तब चेंज होते हैं जब हम उसमें कोई फ्लेवर ऐड करते हैं। बिल्कुल राइट, जब हम उसको कहते हैं जी हमने मिल्क शेक पी लिया जी, ये दूध है जी, दिस इज नॉट अ मिल्क। लोग कहते हैं जी हम दूध पत्ती पी लेते हैं। हाँ। चाय में और दूध में क्या फ़र्क है? पत्ती उसमें भी डाल दी, उसमें भी डाल दी, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? ठीक है। सो कुछ लोग आके कहते हैं नहीं जी हम तो स्ट्रॉबेरी या उसके अंदर व्हाटएवर जो फ्लेवर डाल के पीते हैं। ये क्या करता है कि ये उसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उनको खराब करता है, ठीक है ना। तो यानी फिर आप जितना मर्जी दूध पी लें, आपको वो असर नहीं करेगा उस तरह से। जो इसकी अब्जॉर्प्शन है, उसकी अब्जॉर्प्शन के लिए ये है कि ऐसे ही दूध पिए। अल्लाह ताला ने माँ को कहा है बच्चे को दूध पिलाओ, ये नहीं कहा कि मिल्क शेक डाल के पिलाओ और ये फ्लेवर डाल के पिलाओ। राइट, उसी से बच्चा जो है ना वो 2 साल दूध पीता है और उसी से बच्चा बड़ा होता है। अच्छा सर, मेरा एक पर्सनल सा सवाल है आपसे, और सवाल जो है वो कुछ इस तरह से है कि आमतौर पे ये कहा जाता है कि भाई दूध पीने का एक ख़ास मखसूस कोई वक्त होता है। मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मेरी आदत है, कुछ सालों से मैं नाश्ता नहीं सुबह करती, तो मेरी अम्मी मुझे दूध ही देती है और मैं पीती हूँ। तो मैंने किसी के सामने जिक्र किया कि भाई मैं दूध पी के आई हूँ, तो उन्होंने कहा जी सुबह उनके टाइम पे तो दूध नहीं पीते हैं, दूध पीने का वक्त जो है वो रात का है। तो इस हवाले से ज़रा मुझे गाइड करें। अच्छा, ऐसा कि दूध पीने का कोई टाइम नहीं है मेरी बहन, ठीक है। दूध जो है वो आप किसी भी वक्त पी सकते हैं, उसका कोई टाइम नहीं है। जी। उसके लिए आपने ही टाइम निकालना है। अपनी जो आप रेगुलर जो मील ले रहे हैं 3 टाइम, उसमें से ही आपने कोई एक टाइम निकालना है कि आप दूध पी सकें। अदरवाइज़ इसका कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि जी इतने बजे दूध पीना है, या ये उसका इधर हमारे मिथ बनी है जी राती नहीं पीना चाहिए और जी दिन नहीं पीना। यही वो चीज़ है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। बात फिर वहीं आएगी कि जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो क्या वो ये देख के पिलाती है कि जी ये सुबह है या शाम है? वो जब उसकी रिक्वायरमेंट, उसको भूख लगनी है, उसने तभी पीना है। राइट, उसी तरह से हम जब हमें भूख लगे हम खाने की जगह दूध भी पी सकते हैं। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हड्डियों की बीमारियां जो हैं क्या वो मरूसी होती हैं? जी हाँ, इसमें ना कुछ मरूसी बीमारियां भी आती हैं। तो अगर वो मरूसी होती हैं तो उनसे कैसे हम नबरदाज़मा कर सकते हैं? हाँ, उससे नबरदाज़मा होने के लिए ना हमें क्या करना पड़ता है कि एक तो आप अगर आपकी फैमिलीज़ में ये चीज़ें चल रही हैं जी
तो प्री मैरिज काउंसलिंग जो होती है, जो हमारे आमतौर पे पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ नहीं है, ठीक है जी। प्री मैरिज काउंसलिंग या उसको कहते हैं कि कपल बनने से पहले की काउंसलिंग, ठीक है ना। अक्सर वो सुनने में आता है ना जी, वो जी ये कज़न मैरिजेस तो ये वो, ठीक है ना, वो बेसिकली कंजेनिटल डिजीज़ के लिए होती है। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, जिनमें ये फैमिलीज़ में होती हैं उनमें चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं कि 100% होगी, लेकिन उनमें चांसेस होते हैं। उनको एक तो मैंने बताया आप कैसे कोप करते हैं कि आपने प्री मैरिज काउंसलिंग। सेकेंडली, अब एक बच्चा डिफॉर्म पैदा हो गया, ठीक है ना। अब पैदा होने के बाद अब हमने उस डिफॉर्म बच्चा जो है, अब हमने उसकी निगहदाश्त में अब हमने फिजियोथेरेपिस्ट से भी जो है ना हेल्प लेनी है, हमने ऑर्थोपेडिक सर्जन से भी हेल्प लेनी है, हमने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से भी हेल्प लेनी है, ताकि उसकी जो डिफॉर्मिटीज़, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा उसकी डिफॉर्मिटीज़ बढ़ेंगी, तो उसकी डिफॉर्मिटी की करेक्शंस फिर की जाती हैं, ठीक है, सर्जरीज के साथ की जाती हैं, मुख्तलिफ ब्रेसिस होती हैं वो लगाई जाती हैं, तो फिर जाके उसके साथ किया जा सकता है। हाँ, हम कंजेनिटल जो डिफेक्ट्स आ जाते हैं वंस बच्चा बॉर्न, उसको नहीं हम प्रिवेंट कर सकते। ओके, ठीक है। अच्छा सर, हम लो बैक पेन की बात कर रहे थे, तो इसके इलाज के तरीके क्या क्या हैं आज के दौर में? हाँ, इसमें जो बुक कहती है वो ये कहती है कि सबसे पहले है चेंज ऑफ योर लाइफस्टाइल। एग्जैक्टली, जब हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली लो बैक पेन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी है, ये नहीं कि या कम से कम ज़रूर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। सेकेंडली है आप उसके अंदर फिजियोथेरेपी, ठीक है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारी 80 to 90 बैक एक्स हैं, लो बैक एक हैं, ये 80 to 90% जो हैं विदाउट सर्जरी ठीक हो जाती हैं, ठीक है। फिजियोथेरेपी से, मेडिकेशन से, रेस्ट से ये बेहतर हो जाती हैं। हाँ, इसमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, जो एनसेड्स होते हैं वो भी दिए जाते हैं, ठीक है ना, ताकि वो। ये एनसेड्स क्या है, इसके हवाले से भी थोड़ा सा। हाँ जी, एनसेड्स जो है बेसिकली ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, ठीक है ना। इनकी ड्रग की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ताकि कुछ पेशेंट्स को, कुछ को वो सूट्स करती हैं, कुछ पेशेंट को सूट नहीं करती, ठीक है ना। कहते हैं ना जी, वो जी टीका लगवाया सी एलर्जिक रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। सो इसमें हमने ये देखना होता है कि इस पेशेंट को हिस्ट्री में एक्वायर करते हैं कि यार इसको एलर्जी तो नहीं है इस खास साल्ट से। फिर दूसरा, आपने उसकी एज, उसकी जो है आपने जो है उसकी एज एक तो, सेकेंडली आपने उसका एलर्जी के हवाले से, थर्ड आपने उसमें देखना है कि उसको कोई किडनी डिजीज़ तो नहीं है, फोर्थ आपने उसमें देखना है कि उसको कोई जिगर का प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है उससे पूछना है कि आपको मैदे का अल्सर या इस तरह की चीज़ तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ एनसेड्स ऐसी हैं जो कि मैदे का अल्सर काज करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो नहीं करती, ठीक है। सो वो चीज़ हमने फिर कैटेगराइज करके उस हिसाब से फिर पेशेंट को हमने वो मेडिसिन देनी होती है। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपकी राय में, यानी कि कमर दर्द के जो मरीज़ हैं वो OTC अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए क्या ये सही रहता है कि वो अपनी मर्ज़ी से OTC अद्वियात जो हैं वो इस्तेमाल कर लें, जैसे ही उन्हें दर्द हुई उन्होंने कोई भी मेडिसिन पकड़ी जस्ट फॉर रिलीफ? हाँ, वो देखें उसमें जो है ना, इसमें थोड़ा ख़तरा आता है। ख़तरा इस तरह से है कि एक पेशेंट है, उसको पता ही नहीं है कि मुझे इस ड्रग से एलर्जी है, ठीक है। वो चला जाता है ओवर द काउंटर किसी फार्मेसी में, जी मुझे दर्द है, वो उसको पकड़ा देगा जी जी ऐसे ही। अगर खुदा ना खास्ता उस पेशेंट को उसका एलर्जिक रिएक्शन हो, तो वो एलर्जिक रिएक्शन खुदा ना खास्ता दैट कैन लीड टू डेथ, वो मौत भी वाक़या हो सकती है मरीज़ की, ठीक है। सो इसके लिए इसीलिए कहते हैं कोई भी दवाई जो है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना यूज़ करें, ठीक है, डॉक्टर की इजाज़त के बगैर बिल्कुल ना, क्योंकि उसमें पेशेंट को ये नहीं पता मुझे इससे एलर्जिक रिएक्शन होता है, उससे उसको ये नहीं पता होता कि जी ये मेरे अल्सर्स को जो है ना मज़ीद प्रोवोक कर देगी, उसको ये नहीं पता हो कि ये मुझे किडनी डिजीज़ है तो मेरी किडनीज़ को मज़ीद डैमेज करेगी, उसको ये नहीं पता कि मेरा लिवर काम नहीं कर रहा, तो ये जो मेडिसिन मैं ले रहा हूँ तो ये मेरे लिवर को डैमेज करती है, ये नहीं करती। सो दिस इज़ मोस्ट डेंजरस। अच्छा सर, हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सा रवाज है हमारे माशरे में, पाकिस्तानी माशरे में, कि हम लोग देसी और घरेलू टोटके जो है ना वो बड़े आजमाते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि इससे, घरेलू टोटकों से क्या हम हड्डियों के मसाइल और उनके दर्द जो हैं उस पर ओवरकम कर सकते हैं? क्या ये हमारे लिए पॉजिटिव या बेनिफिशियल होते हैं? ये देखिए, देसी टोटकों में अक्सर मैं ये सुनता हूँ जी, हल्दी में हम दूध में हमने हल्दी डाल के पी ली है, ठीक है ना, या कोई जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो सीड्स जो हैं वो आजकल उनका जिक्र हो रहा है, ठीक है ना, चिया सीड एंड समथिंग एल्स, बिल्कुल ऐसी है। देखिए वो बेसिकली हार्मोन्स के लिए होते हैं, ठीक है ना, हार्मोन्स के बैलेंस के लिए होते हैं, ठीक है ना।
लेकिन ये जो है हल्दी देखें जितनी हमें रिक्वायर्ड है हम उतनी सालन में खा लेते हैं जी, ऐसे ही आप ठीक है ना। सो ये जो होम रेमेडीज़ हैं उसके हाँ होम रेमेडी में एक चीज़ है जो मैं अक्सर पेशेंट को कहता हूँ कि आप घुटनों का जहाँ पे आपको दर्द है जैसे लो बैक पेन है आपको कमर में दर्द है या आपको घुटनों में है तो आप सेक करें ठीक है। वो तो मैं रिकमेंड करता हूँ। मैं खुद भी पेशेंट को कहता हूँ कि जी रात को जब सोने लगे सोने से पहले 5 से 10 मिनट पहले जो है ना सेक लाजमी करें। ठीक हो गया। लेकिन इसके अलावा जितनी रेमेडीज़ हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी को इफ़ेक्टिव हैं क्योंकि हर पेशेंट की जो बैक पेन का जो इशू है वो एक डिफरेंट होता है, उसकी कॉज डिफरेंट है। मे बी उसको पोस्चरल है, मे बी उसको इन्फेक्शन है, मे बी उसको की डिस्क उसकी स्लिप की हुई है। सो हर रेमेडी हर मसले का हल नहीं हो सकती। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं भी इससे इत्तेफाक करती हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत मुफस्सिल अंदाज में हमारे तमाम सवालात के जवाब दिए। अब आपसे मैं यही गुजारिश करूँगी कि जाते जाते हमारे सामीन के नाम एक पैगाम करते जाएँ कि कैसे वो आज के दौर में खालिस ग़िज़ाओं के होते हुए और ना होते हुए भी अपने ये मसाइल जो हैं हड्डियों के उन पे ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए एक तो ये मैं कहूँगा कि एक तो अपने डेली एक्सरसाइज की जो है ना वो आदत डालें। ठीक है। यानी कि 15 से 20 मिनट वो रिकमेंडेड है हर मेल के लिए, फीमेल के लिए, बूढ़े के लिए, बीमार के लिए। ठीक है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ डाइट जिसमें आप मिल्क जो है ना उसको एक ऐसे ही समझ लें कि जैसे हम सांस लेते हैं ना तो हमने वो ज़रूरी है, इसी तरह से मिल्क लेना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक हो गया। वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी माशरे की हेल्थ के लिए, हमारी बच्चियों की हेल्थ के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। सेकेंडली जो आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं जो अक्सर कहते हैं जी ये बैक एक हो गई है जी ये टीका लगवा लें या हम कमर का जो सर्जरी आती है, अगर जिसकी सर्जरी है वो करवा लें, जिसकी नहीं बनती उसकी ज़रूरी नहीं है। ठीक है। ठीक हो गया। तीसरी चीज़ आपने इसमें जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अपने जॉइंट्स को कोशिश करें कि आप हर वक्त हरकत में रखें। ठीक हो गया। ठीक हो गया, क्योंकि हरकत में बरकत है। एग्जैक्टली। लाइफ इज़ मूवमेंट एंड मूवमेंट इज़ लाइफ। दिस इज़ माई मैसेज फॉर द टुडे। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया। यकीनन हमारे सामीन जो हैं उन्होंने आज के सवालात से बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा और उनके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो यकीनन दूर भी हुए होंगे। बहुत शुक्रिया सर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के ख़ुसूसी तौर पर आए और आपने ये नशस्त जो है वो हमारे साथ रखी। और इसी के साथ ही आज की इस ख़ुसूसी नशस्त का हम इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम किसी और प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को FM 101 सियालकोट को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। डॉक्टर साहब एक मशवरा करना चाह रहा हूँ। मैं इनका आरजे हूँ, इस वक्त 4 से 6 मेरा प्रोग्राम है।